जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको मेडावल हिस्ट्री बता रहा था, तो अब तक हम कहाँ तक पढ़ चुके। मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको, मेडावल हिस्ट्री में सबसे पहले मैंने आपको उसकी एक रूपरेखा, उसका एक खाका बताया कि आपको मेडावल हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक। उसके बाद फिर मैंने क्या स्टार्ट किया, फिर उसमें मैंने स्टार्ट किया मोहम्मद बिन कासिम, फिर 712 ईडी, फिर इसके बाद उसके 300 सालों बाद, लगभग 300 सालों बाद मोहम्मद गजनवी 1000 एडी, फिर इसके 175 साल बाद मोहम्मद गोरी 1175 एडी में। ठीक। फिर मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है, लूटपाट करता है, चला जाता है, लेकिन जो अपने जीते हुए क्षेत्र थे उनको अपने दासों को सौंप जाता है। उसी में से एक दास होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दास वंश की नींव रखी। ठीक। और इस या दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश होते हैं। ठीक। पहला दास वंश या प्रथम इलवरी वंश, या प्रारंभिक तुर्क, या गुलाम वंश। ठीक। तो प्रारंभिक तुर्क या गुलाम वंश या दास वंश में हम लोग दो शासकों के बारे में पढ़ चुके, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। 2 बार हम पढ़ चुके। ठीक। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज तीसरे शासक के बारे में पढ़ेंगे और उसी से कहानी आगे कनेक्ट करके फिर बलबन की ओर आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है। तो मैंने आपको इल्तुतमिश के बारे में जब बताया था, तो बताया था कि इल्तुतमिश ने अपने जो उसका जो अपना पद था, यानी जो राजा का पद था, उसको वंशानुगत कर दिया था। आपको मैंने पीछे के लेक्चर में बताया कि उसको इल्तुतमिश ने क्या कर दिया था, वंशानुगत कर दिया था। यानी कि इल्तुतमिश ने एक वंशानुगत राजतंत्र स्थापित कर दिया था। ठीक। यानी कि अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जैसे एक मूवी में कहता है ना कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो यहाँ इल्तुतमिश क्या करता है, एक वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करता है और अपने पद को वंशानुगत बना देता है, एक वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करता है। यानी कि अब इल्तुतमिश के आगे हम किसके बारे में पढ़े, इसके पुत्र, इसके पुत्री, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। माने और कोई राजा नहीं बनेगा, अब इसके पुत्र पुत्री इल्तुतमिश के यही सब बनेंगे। ठीक। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी योग्य बेटी रजिया को बनाया। ठीक। और इसका एक नकारा पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसको नहीं बनाया। इसकी योग्य बेटी रजिया थी, उसको इसने अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो अब जब ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो नकारा पुत्र था उसको नहीं बनाएगा और रजिया को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तो क्या हुआ कि जो तुर्के चहलगामी के लोग थे या जो चालीसा के लोग थे, उनको ये चीज नापसंद गुजरी कि अभी एक महिला जो है आ, हम लोग के ऊपर शासन करेगी, एक महिला शासन चलाएगी, वो भी मध्यकाल में एक महिला से शासन हम लोग करेंगे। मैंने रजिया रजिया को जिसने उत्तराधिकारी घोषित किया था, चालीसा के लोगों को ये बात नागवार गुजरी, पसंद नहीं आई। ठीक। तो अब इन लोगों को लगा कि अब एक महिला हम लोग के ऊपर शासन करेगी, वो भी मध्यकाल में। आप सोचिए कि मध्यकाल में इसने किया था। ठीक। तो ये क्या करते हैं ये लोग कि रजिया को नहीं बैठने देते हैं और फिर उसके नकारे पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को जो है गद्दी पे बैठा देते हैं। ठीक। चालीसा के लोग मिलकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा देते हैं। तो फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह, आप जाने रहे कि एक नकारा था, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माँ थी शाह तुर्कान। तो शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये दोनों मिलकर शासन चलाते हैं, लेकिन शासन, अब इनके शासन से जो है जनता एकदम त्रस्त हो जाती है। जनता एकदम त्रस्त हो जाती है, क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज शाह अपने, इसकी एक तरह से कहिए कि इसके नकारेपन से, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के नकारेपन से जनता एकदम त्रस्त हो जाती है। और इसकी माँ जो शाह तुर्कान, इसकी माँ थी, वो भी एक दास थी। ये दोनों मिलकर जो शासन चलाते हैं, तो इससे जनता त्रस्त हो जाती है। तो इसके विरोध में जो है रजिया क्या करती है, रजिया जो है लाल कपड़े लाल कपड़े पहनकर न्याय की मांग करती है। उस समय माना जाता था कि जो लाल कपड़े पहन के विरोध करेगा वो न्याय की मांग, जो लाल कपड़ा पहन के अगर विरोध कर रहा है, यानी कि वो न्याय की मांग कर रहा है। ठीक। तो रजिया लाल कपड़े पहन के न्याय की मांग करती है और कहीं न कहीं फिर जनता इसको गद्दी पे बैठाती है। तो ये कहानी, इस कहानी को देखते हैं, यानी कि अब इल्तुतमिश के बाद कौन आएगा, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक। तो आइए हम इसको देखते हैं कैसे कैसे कहानी आगे बढ़ती है। ठीक।
तो भाई आप जान गए कि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया को बनाया था। ये बात चालीसा के लोगों को नागवार गुजरी। उस चालीसा के लोगों ने क्या किया कि इसके नकारे पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया। ठीक। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में, अच्छा इसका 1236 ये सब जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड केवल रजिया का टाइम पीरियड आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, और फालतू नहीं। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह आता है 1236 में। चालीसा के लोगों ने इसको गद्दी पर बैठाया। मैंने आपको बताया कैसे बैठाए। मां शाह तुर्कान तथा इनके शासन से जनता त्रस्त। तो मैंने आपको बताया कि जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, ये बहुत नकारा था, जिसके नकारेपन से जनता त्रस्त हो चुकी थी। मां शाह तुर्कान दास थी, तो उसके भी, इन दोनों के शासन जनता त्रस्त हो गई। और इधर रजिया, जब जनता त्रस्त हो गई तो रजिया जो है लाल वस्त्र पहनकर न्याय की मांग करती है। जनता जनता से, जनता को लेकर लाल लाल वस्त्र पहनकर न्याय की मांग करती है। ठीक। तो अब देखिए कि जब लाल वस्त्र पहनकर रजिया जो है न्याय की मांग करती है, तो एक बहुत ही अच्छी स्थिति होती है मध्यकाल में। मध्यकाल की बहुत ही अच्छी स्थिति में जनता क्या करती है कि रजिया को बना देती है राजा, गद्दी पे रजिया को बैठा देती है जनता। आप देखिए कि इस समय, मतलब आज वर्तमान युग में, हम लोग जब राजा को चुनते हैं, अपने ऊपर जो जो हम लोग के ऊपर प्रशासन करते हैं, उन लोगों को हम लोग चुनते हैं तो आसानी से बहुत ज्यादा मार काट खून खराबा नहीं होता है। लेकिन मध्यकाल में एक राजा से दूसरे राजा जब परिवर्तित होता था, तो खून की नदियां बह जाती थी। यानी कि बिना मार काट के, बिना कत्लेआम के राजा बनते ही नहीं थे। ठीक है। तो यहाँ पे रजिया को देखिए कि रजिया को जनता जो है, जनता गद्दी पे बैठा रही है रजिया को। और रजिया के विरोधी कौन रहेंगे? चालीसा के लोग, तुर्क के चहलगामी के लोग, क्योंकि तुर्क के चहलगामी किसको गद्दी पे बैठा दिए थे? रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। ठीक। तो मध्यकाल का सबसे अच्छा पहली महिला मुस्लिम है शासक। महिला मुस्लिम शासक कौन? रजिया है, पहली पहली महिला मुस्लिम शासक। तो इन लोगों को ये लगा कि चालीसा के लोगों को लगा कि अब ये महिला जो शासक कर रही है, महिला शासन कर रही है, प्लस रजिया का कुछ ऐसी एक्टिविटी थी कि रजिया जब दरबार में आती थी तो बकायदे सूट बूट पैंट शर्ट टोपी लगा के आती थी, मतलब एक पुरुष का वस्त्र धारण करके आती थी। इसकी एक्टिविटी पूरा, उस समय महिला पुरुष का वस्त्र धारण करके आ रही है, तो इन लोगों को ये बातें एकदम नागवार लग रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। किसको? चालीसा के लोग। ठीक। तो आइए इसको देखते हैं फिर से। तो रजिया, जनता ने इसको बैठाया 1236 से 1240। ये इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका है जिसको जनता ने बैठाया, और भी महिला मुस्लिम शासिका है। ठीक। वो भी मध्यकाल में, जो मारकाट के युग में, मारकाट के युग में बिना कत्लेआम के कोई राजा बनता ही नहीं था, इसको जनता ने राजा बनाया। ठीक। तो रजिया बन जाती है 1236 से 1240 में। तो जब, अच्छा जब रजिया दरबार में आती थी, ठीक, तो पूरा सूट सूट कोट, पूरा पैंट शर्ट, मतलब पुरुषों का वस्त्र पहन के दरबार में आती थी, कोई पर्दा वर्दा नहीं करती थी। तो ये सारी बातें लेकर जो है चालीसा के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। तो क्या करेंगे चालीसा के लोग? इसके खिलाफ क्या करेंगे? षड्यंत्र करेंगे। ठीक है। अच्छा, देखिए रजिया ने क्या किया, चालीसा या तुर्क के चहलगामी के अलावा अन्य सदस्यों को भी महत्व देती थी। तो अन्य रजिया अन्य सदस्यों को, मतलब चालीसा के अलावा जो अन्य सदस्य थे उनको भी, उनको महत्व देती थी रजिया। क्यों? क्योंकि तुर्क चहलगामी के लोग जो है रजिया को नहीं बनने दिए। वो लोग किसको बनाए? रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। तो कहीं न कहीं उनपे काउंटर करने के लिए ये जो है, उनपे काउंटर करने के लिए जो अन्य सदस्यों को ये क्या क्या देती थी? महत्व देती थी। जैसे, जैसे इसी क्रम में क्या होता था, जैसे एक अफ्रीकी गुलाम था जमालुद्दीन याकूब, तो उसको रजिया ने क्या किया कि अमीरे आखूर का प्रधान बनाया। इसी क्रम में रजिया ने अफ्रीकी गुलाम जमालुद्दीन याकूब को अमीरे आखूर का मतलब घुड़साला, यानी कि जहां घोड़े वोड़े रखते आते हैं, उसका जो है प्रधान बनाया।
तो अब इससे और चालीसा के लोग जो है एकदम भड़क गए कि ये तो हम लोगों का एकदम महत्व ही खत्म कर दे रही है चालीसा की। ठीक। तो अब क्या करेंगे चालीसा के लोग? एक तो रजिया जो है सूट बूट बकायदे कोट वोट पहन के बकायदे वस्त्रों का मतलब पुरुषों का वस्त्र धारण करके बकायदे शासन चला रही है। फिर इसके बाद चालीसा के लोगों के महत्व को कम कर रही है, अन्य लोगों को महत्व बढ़ा रही है। ठीक। फिर इसको जनता ने बैठाया था, पहले ये महिला भी थी। पूछा जाता है कि रजिया के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो पहला तो महिला है, दूसरा क्या है? चालीसा के लोगों का षड्यंत्र। तो षड्यंत्र कैसे किए? देखिए, अब ये प्रधान इनको बना दी, घुड़साला के प्रधान जमालुद्दीन याकूब को। तो ये सारी बातें ये चालीसा के लोगों को दिमाग में जो है एकदम भर गई थी कि अब इसको जो है हटाना पड़ेगा। तो इन्होंने षड्यंत्र किया इन लोगों ने। तो एक एतगीन थे, चालीसा में ही एक एतगीन थे, एक अल्तुनिया था। ठीक। तो एतगीन को रजिया से ऐतराज था। किसको ऐतराज था? एतगीन को। एतरीन, एतगीन, ऐतराज, ऐसे करके याद कर लीजिए। एतगीन, ऐतराज, अल्तुनिया। तो ये दोनों लोग ये प्रमुख थे। षड्यंत्र के प्रमुख कौन था? एतगीन था। हालांकि अंत तक जाते जाते अल्तुनिया को रजिया मिला लेती है। कैसे? इससे शादी करके। अल्तुनिया से शादी करके रजिया अल्तुनिया को मिला लेती है। एतगीन जो है षड्यंत्र पूरा सिस्टम बैठा दिया था इनको मारने के लिए रजिया को। ठीक। तो रजिया क्या करती है कि रजिया एक बार जो है किसी विद्रोह को दबाने के लिए बाहर जाती है। तब किसी विद्रोह को दमन करने के लिए बाहर जाती है रजिया। ठीक। अब रजिया को ये तो पता नहीं था कि ये षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक। तो ये दबाने के लिए करने के लिए बाहर जाती है। तो जब उधर से रजिया लौट रही थी रास्ते में, तो रजिया गुंडों में फंस गई। यानी कि रजिया के लोग क्या कर देते हैं? कैथल में हत्या कर देते हैं। और रजिया गुंडों में फंस गई। आप एक गाना भी सुने होंगे। ठीक। तो अब ये मत दिमाग में बैठा ले कि रजिया गुंडों में फंस गई भाई, तो अब इससे क्वेश्चन आएंगे कि हाँ भैया रजिया गुंडों में फंस गई, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऐसा मत सोचिएगा। हो सकता है इसीलिए गाना, इसी पे उठा के गाना बनाया हो कि रजिया गुंडों में फंस गई। तो षड्यंत्र करके रजिया की कैथल में हत्या कर दिया था। रजिया किसी विद्रोह के दमन करने के लिए गई थी। लौटते समय रजिया गुंडों में फंस गई या रजिया की हत्या कर दी गई। ठीक। अब देखिए, एतगीन इसका प्रमुख था, षड्यंत्रकर्ता जो मुख्य प्रमुख षड्यंत्रकर्ता था, ये एतगीन था। तो जो अगला शासक आएगा, जो ये लोग जब रजिया मर गई तो फिर अगला शासक आएगा, तो अगला शासक एतगीन को कुछ न कुछ तो उपहार देगा। तो क्या किया अगला शासक? बहराम शाह आता है। ये भी इसका क्या है? पुत्र है। किसका? इल्तुतमिश का। बहराम शाह भी इल्तुतमिश का पुत्र है। यहाँ पे मैंने लिखा है इल्तुतमिश का पुत्र बहराम शाह, 1240 से 1242। इसको कौन बैठाते? अब भाई एतगीन क्या है? चालीसा के सदस्य हैं, तुर्क चहलगानी के सदस्य हैं। तो तुर्क चहलगामी या चालीसा के सदस्यों द्वारा जो है उनके सहयोग से बहराम शाह राजगद्दी पे बैठते हैं। और प्रमुख षड्यंत्रकर्ता एतगीन था। तो इनको एक उपहार भी मिलता है। क्या बनता है? एतगीन। एतगीन को क्या मिलता है? नाइब इनको बना दिया जाता है। नाइब क्या है? उसी समय बहराम शाह एक नई पोस्ट क्रिएट करता है नाइब का, जो कि पूरे राज्य का एक तरह से प्रमुख ही मानिए, नाइब। तो इनको पूरा एतगीन को क्या बनाता है? पूरे राज्य का प्रमुख बना देता है, नाइब बना देता है एतगीन को। ठीक। तो अब आप देखिए कि मतलब, अच्छा ये जो लोग एतगीन है, अल्तुनिया है, ये लोग षड्यंत्र मतलब जब षड्यंत्र कर रहे थे तो रजिया कुछ भी करती थी तो हर बात में ये लोग अड़ंगा करते थे। एतगीन, अल्तुनिया, हालांकि अल्तुनिया को लास्ट में शादी करके मिला ली रजिया ने, लेकिन हर बात में ये लोग अड़ंगा डालते थे। ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि रजिया के पतन का मुख्य कारण क्या था, तो क्या बताएंगे? पहला तो बताएंगे कि चालीसा के सदस्यों का षड्यंत्र। दूसरा बताएंगे कि महिला, एक महिला होने के नाते कहीं न कहीं चालीसा के लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि एक महिला हमारे ऊपर शासन करेगी, वो भी मध्यकाल में। आप एक चीज और देखिए कि इस महिला को यानी कि रजिया को जनता ने गद्दी पर बैठाया। ये कोई मार काट करके नहीं गद्दी पे बैठी। और महिला का एक चीज और देखिए कि ये पुरुषों का वस्त्र धारण करके शासन चलाती थी।
तो एक तरह से मानिए कि एम्पावरमेंट देखिए उस समय इस रजिया का। ठीक है, तो आगे जब रजिया की विद्रोह दबाने के चक्कर में गई थी तो लौटते समय रजिया गुंडों में फंस गई, रजिया की मृत्यु हो गई। तो बहराम शाह आता है और एतगीन को नाइब बना देता है। बहराम शाह कैसे बैठता है गद्दी पे? चहलगामी के सहयोग से बहराम शाह गद्दी पे बैठता है। ये इल्तुतमिश का पुत्र है। अब देखिए, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया, बहराम शाह, ये तीनों जो है पुत्र पुत्री हैं। किसको? इल्तुतमिश के पुत्र पुत्री हैं। लेकिन अगला शासक जो अलाउद्दीन मसूद शाह आएगा, ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र है, रुकनुद्दीन का पुत्र है अलाउद्दीन मसूद शाह। अब ये मत याद करने लगे कौन किसका पुत्र है क्या है, अरे भाई मैं ऐसा जानकारी के लिए लिख दिया हूँ। ठीक है, तो आता अब अगला शासक आता है अलाउद्दीन मसूद शाह। रुकनुद्दीन का ये क्या है? पुत्र है। इसी समय अलाउद्दीन मसूद शाह के समय बलबन का चालीसा में प्रवेश होता है। पहले ये गुलाम था, यानी कि बलबन पहले गुलाम था। इल्तुतमिश ने ही बलबन को खरीदा था। ठीक, इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा था। तो बलबन का इसी समय चालीसा में क्या होता है? चालीसा में बलबन का चालीसा में प्रवेश, पहले गुलाम था। ठीक, अब देखिए, अब बलबन पहले क्या था? गुलाम था। अब देखिए चालीसा में प्रवेश कर रहा है, मतलब देखिए कि बलबन पहले गुलाम से राजा कैसे बनेगा। देखिए अब ऐसे डेवलपमेंट होगा, ऐसे ही डेवलपमेंट होगा कि बलबन जो है गुलाम से राजा कैसे बनेगा, गुलाम से राजा कैसे बनेगा, ये चीज आप अभी देखेंगे। ठीक, तो बलबन का चालीसा में प्रवेश, पहले गुलाम था ये। अच्छा, इसको अमीर ए हाजिब की उपाधि दी जाती, अमीर ए हाजिब बनाया जाता है। अलाउद्दीन मसूद शाह द्वारा इसको अमीर ए हाजिब बनाया जाता है। दरबारी शिष्टाचार को मेंटेन करना, यानी कि अमीर हाजिब जो पद था, ये जो वहां दरबार में जो शिष्टाचार मेंटेन होता था उसका एक पद था। यानी कि बलबन अब क्या कर रहा है? जो दरबारी शिष्टाचार है उसको मेंटेन कर रहा है। ठीक, अच्छा एक चीज आप देखिएगा, जैसे मैं बलबन के अगर बारे में बताऊंगा, फिर इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताऊंगा, अलाउद्दीन खिलजी, इन इन सभी को आपको रटने की जरूरत नहीं है। इन सभी को आप जब फिलॉसफी जान जाएंगे, इनकी आइडियोलॉजी को जान जाएंगे, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि फला काम किसने किया, तो आप तुरंत बैठा लेंगे हाँ ये आइडियोलॉजी उसमें आती है, इसका मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने किया होगा या बलबन ने किया होगा। तो जब इन राजाओं की आइडियोलॉजी को समझिए, इनकी विचारधाराओं को समझिए। ठीक, अब बलबन को देखिए, बलबन पहले क्या था? गुलाम था। गुलाम से ये राजा बनेगा, तो इसकी आइडियोलॉजी देखिए, गुलाम से राजा वाली आइडियोलॉजी रही, गुलाम से लेके आइडियोलॉजी सभी चीजें को सोचेगा ये बलबन। ठीक, तो रुकनुद्दीन का पुत्र अलाउद्दीन मसूद शाह के समय बलबन का चालीसा में प्रवेश होता है। बलबन पहले गुलाम था, इसको इल्तुतमिश ने खरीदा था, और इसी के समय अलाउद्दीन मसूद शाह जो है इसको अमीर हाजिब बनाता है। दरबार तो यानी कि बलबन जो है दरबारी शिष्टाचार को मेंटेन करता है। अब देखिए इसके आगे, अब देखिए क्या होता है। अब आगे नासरुद्दीन महमूद, इसके आगे ये इल्तुतमिश का पौत्र है। बलबन के साथ षड्यंत्र करके राजा बना, यानी कि नासरुद्दीन महमूद जो है बलबन के साथ षड्यंत्र करके राजा बना। इस कारण बलबन को नाइब बना देता है और उलुग खां की उपाधि देता है। अब देखिए कि नासरुद्दीन महमूद जो है बलबन के साथ षड्यंत्र करता है और इनको जो है हटाता है, अलाउद्दीन मसूद शाह को जो है हटाते हैं सब, और नासरुद्दीन बलबन जो है नासरुद्दीन महमूद को षड्यंत्र करके नासरुद्दीन महमूद को राजा बना देता है। तो अब भाई जब बलबन बलबन जब इनका सहयोग करेगा नासरुद्दीन महमूद को, इनको राजा बनाएगा, तो नासरुद्दीन महमूद भी बलबन को कुछ न कुछ गिफ्ट में देगा। तो क्या बनाएगा? बलबन को नाइब बना देगा, बलबन और नाइब बना देगा, और उलुग खां की बलबन को उपाधि दे देगा, उलुग खां। अब देखिए बलबन का डेवलपमेंट देखिए, बलबन पहले गुलाम, फिर चालीसा में प्रवेश, फिर जो है दरबारी शिष्टाचार मेरे हाजिब बनता है, फिर इसके बाद नाइब बनता है। ऐसे इसका डेवलपमेंट हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा।
अच्छा, रजिया के बारे में अब देखिए यहाँ पे। अच्छा, बलबन यहाँ नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 66 तक है, लगभग 20 वर्ष। तो जब बलबन इसको राजा बनाएगा तो क्या ये शासन करेगा? ये अच्छा, एक चीज और देखिएगा, ये जो नासिरुद्दीन महमूद है, ये अयोग्य शासक है। अयोग का मतलब है कि कमजोर शासक है ये। तो जब शासक कमजोर होते हैं ना, तो जो इसके मंत्री परिषद होती है, जो अगल बगल के जो इसके लोग, इसके साथ के लोग रहते हैं, वो उनके उनके में ये होता है कि अब हम लोग जो अगला राजा बनाएंगे, उनके में गुटबाजी शुरू हो जाती है। गुटबाजी का मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं राजा हूँ और मेरे मंत्री परिषद 10-15 लोग हैं, ठीक। अब मैं कमजोर हूँ, मैं शासक कमजोर हूँ, तो जो आप 10-15 लोग हैं, उन 10-15 में आपस में गुटबाजी हो जाएगी। वो 10-15 कोई 10-15 में से हर गुट सोचेगा कि मेरा आदमी राजा बने, दूसरा गुट सोचेगा कि मेरा आदमी राजा बने, ठीक। तो ये शासक कमजोर था, नासिरुद्दीन महमूद बहुत कमजोर था। तो तो ये शासन नहीं कर रहा था। यहाँ पे मैंने लिखा, इसका 20 वर्ष का जो शासन था, ये नहीं कर रहा था। ये बलबन ही कर रहा था, बलबन का ही शासन था। केवल बैठे केवल एक गद्दी पर नासिरुद्दीन महमूद बैठे थे, बाकी शासन कौन कर रहा था? बलबन ही शासन कर रहा था, ठीक। तो ये लोग ऊपर के 3 लोग, इल्तुतमिश के पुत्र पुत्री, अलाउद्दीन मसूद शाह, ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पुत्र, और ये नासिरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पौत्र, यानी कि पुत्र पुत्री पौत्र, यही लोग हैं, यही लोग, ठीक। तो ये इतना हो गया। अब देखिए, अब बलबन, अब आगे इसके कौन आएगा? इसके आगे कौन आएगा? बलबन ही आएगा। क्यों? क्योंकि बलबन नाइब तक पहुंच चुका है, अब बलबन राजा बनेगा, इसका मतलब, ठीक। तो अब एक चीज आपके दिमाग में, अब एक चीज और आप सुनिए कि ये, अच्छा, इन सब इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है? ये सब जितना हम आपको बताए हैं, इन सब की जानकारी आपको मिलती कहाँ से है? तो एक बुक लिखी गई है, उस बुक एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है तबकाते नासिरी। क्या नाम है बुक का? मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इस बुक का नाम है तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी किसने लिखा है? मिन मिनहाजुद्दीन सिराज ने लिखा है। मिनहाजुद्दीन सिराज ने लिखा है इस। अब देखिए, तबकाते नासिरी, लास्ट में क्या है? नासिरी, यानी कि नासिरुद्दीन महमूद तक का, नासिरुद्दीन महमूद तक का इतिहास तबकाते नासिरी में मिलेगा। यानी कि ये पुस्तक किसको समर्पित है? नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है, ठीक। किसने लिखा है? मिनहाजुद्दीन सिराज ने लिखा है। तो इस पुस्तक में जानकारी कहाँ से मिलती है? इस पुस्तक में जानकारी मिलती है कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर, लिख लीजिएगा इसको, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर नासिरुद्दीन महमूद तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। किस पुस्तक में? तबकाते नासिरी में। और बलबन के पहले, बलबन के पहले, यानी कि बलबन से दूसरी पुस्तक आ जाएगी, यानी कि बलबन के पहले, बलबन से जस्ट पहले, और ऐबक से लेके नासिरुद्दीन महमूद तक का जो इतिहास है, उस इतिहास की जानकारी तबकाती नासिरी नाम की पुस्तक से मिलती है, जिसको मिनहाजुद्दीन सिराज ने लिखा है। और इसी को कहा, क्या कहा जाता है? प्रथम इलवरी वंश। तो प्रथम इलवरी वंश का को जो इतिहास है, उसकी जानकारी तबकाती नासिरी से मिलती है। यानी ऐबक से लेके कहां तक? नासिरुद्दीन, यहाँ तक नासिरुद्दीन महमूद तक की जानकारी हमें तबकाते नासिरी से मिलती है। फिर इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन आएगा। तो बलबन बलबन से लेके आगे, बलबन से लेके फिरोज शाह तुगलक तक दूसरी बुक आ जाएगी, बरनी की तारीखें फिरोज शाही, उससे जानकारी मिलेगी। तो ये एक क्रम है पुस्तकों का, ये भी आपको दिमाग में रखना है कि पहले पुस्तक कौन आएगी? पहले पुस्तक आएगी तबकाते नासिरी, दूसरी पुस्तक आएगी तारीख फिरोज शाही, जिसमें फिरोज शाह तुगलक तक का इतिहास मिलेगा। कहां से? बलबन से, क्योंकि बलबन द्वितीय इलवरी वंश है।
क्यों द्वितीय इलवरी वंश, जब मैं बलवन बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा क्यों वंश है। ठीक है, तो या तो कहिए तो मैं बना ही दूं, तो आप ऐसे ही दिमाग में रखिए कि तबकाते नासिर नोट कर लीजिएगा, कि नोट कर लीजिए इसको, जो मैं बोला हूं अभी ना, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा कि बलबन के पहले तक का इतिहास तबकाते नासिरी से, अब बलबन से लेके फिरोज शाह तुगलक तक का इतिहास बरनी की फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही में मिलता है। ठीक है, तो भाई अब जो है बलबन नाइब बन चुका है, यानी कि अब आगे कौन आने वाला है, बलबन आने वाला है। ठीक, तो अब हम आपसे जो है मिलेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें बलबन के बारे में बताएंगे। अब बलबन द्वितीय इलवरी वंश स्टार्ट होगा वहां से, प्रथम इलवरी वंश ऐबक से लेके नासरुद्दीन महमूद तक, जिसमें जिसका वर्णन किस बुक से, तबकाते नासिरी से, किसने लिखा, मिनाजुद्दीन सिराज ने लिखा। फिर बलबन से लेके फिरोज शाह तुगलक तक कौन बुक है, बरनी की तारीख फिरोज शाही, उससे जानकारी मिलेगी। ठीक, तो आगे हम द्वितीय इलवरी वंश पढ़ेंगे, जिसमें बलबन से स्टार्ट होगी कहानी। ठीक, क्योंकि बलबन अब नाइब बन चुका है, नाइब के बाद अब राजा का ही नंबर है, तो बलबन अब क्या बनेगा, राजा बनेगा। ठीक है, तो आगे के लेक्चर में हम बलबन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और आप इसी तरह से आप इसको रिवाइज करिए। अच्छा, इसमें आपको ध्यान क्या देना है, केवल रजिया को ध्यान देना है, पूरा मत पढ़ने लगिएगा कि पूरा, बस आप कहानी को, मैं इसलिए आपको बता दिया कहानी की तरह आपको याद रहे। ठीक, ये डेट भी नहीं याद करना है, बस रजिया का याद करना है कि 1236 से 1240। इसको, ये एक पहली महिला मुस्लिम शासिका है जो मध्यकाल में पहली बार गद्दी पे बैठती है, इसको जनता बैठाती है। ठीक, इसमें एकदम पुरुषों का वस्त्र धारण करके ये बैठती है। ठीक, ये तमाम चीजें हैं। इसको अपना उत्तराधिकारी इल्तुतमिश अपना इसको अपना उत्तराधिकारी बनाकर जाता है, लेकिन चालीसा के लोग इसको बैठने नहीं देते हैं, बाद में इसको जनता बैठाती है। ये सारी चीजें आप समझेंगे, इसको ऐसे नोट करेंगे। अब बुक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बुक है, जो मैं अभी तबकाते नासिरी है, ठीक, और रजिया है, बस ये दो चीजें हैं। बाकी आप ऐसे इसको कहानी की तरह समझिए, लेकिन बलबन जो आएगा अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आपसे मैं अगले लेक्चर में मिलूंगा, जिसमें आपको बलबन के बारे में बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक